हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू उत्तराखंड एग्ज़ाम कैप्सूल। अगर आप उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स जैसे यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका मीडियम अगर इंग्लिश है तो आप अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में इंग्लिश में क्वालिटी कंटेंट मिलना कितना मुश्किल है। इस चैनल पर आपका वो स्ट्रगल एकदम ख़त्म होने वाला है। आज हमारी पहली क्लास है और मैं आपसे कोई लंबी लंबी बातें नहीं करूँगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, स्टेट सिंबल्स हैं, हम वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। और और हम बीच बीच में कुछ इजी ट्रिक्स के साथ इन फैक्ट्स को लर्न करेंगे। और ये हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज़ होंगी, मतलब जो परीक्षा वाणी प्योरली हिंदी फॉर्म में है उसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। क्योंकि आई नो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसके बाद ये सारी वीडियोस देखने के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। स्टेट फाउंडेशन एंड एम्बलम के बारे में हम बात करते हैं। स्टेट हमारा उत्तराखंड, जो कि फॉर्म हुआ था 9 नवंबर 2000 को एज उत्तरांचल। इसका नाम उत्तरांचल था पहले, जो कि 27th स्टेट था इंडिया का, जिसको कि बाद में रीनेम कर दिया गया एज उत्तराखंड बिकॉज ऑफ मानसखंड एंड केदारखंड। 1 जनवरी 2007 को इसका दूसरा नामकरण हुआ, ठीक है। अगर स्टेट एम्बलम की बात करें तो सर्कुलर लेआउट शोइंग 3 माउंटेन पीक्स विद 4 वेव्स ऑफ गंगा रिवर बिलो इट। ऐसे 3 माउंटेन पीक्स हैं, बीच वाली हाइट तो ज़्यादा हाइट में है और यहाँ से 4 गंगा की लहरें निकल रही हैं, ये है। देन सील की बात करें अगर हम, तो जो सील है, जो सेंट्रल पीक है वो हाईएस्ट है और उसमें अशोका की लाट को दर्शाया गया है। और यहाँ पर एक श्लोक लिखा गया है, श्लोक तो नहीं बोलेंगे, इसे एक फ्रेज़ है, सत्यमेव जयते, जो कि लिया गया है मुंडको उपनिषद से, ठीक। अब हम बात करेंगे स्टेट बर्ड के बारे में। स्टेट बर्ड के बारे में बात करें तो हमारा स्टेट बर्ड है मोनाल पक्षी, या फिर इसको हम बोलते हैं हिमालयन मोनाल, जिसका कि साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्पेंजनस, ठीक है। ये इस हाइट पे, इस एल्टीट्यूड पे मिलता है। आपको थोड़ा आइडिया रखना है कि ये इस एल्टीट्यूड में पाया जाता है। इससे ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और बर्फ़ में ये मिलता नहीं है, क्योंकि इसे कुछ खाना भी होता है, तो ये एवरेज एल्टीट्यूड पे रहता है। इसके ट्रेड्स देखें अगर हम, तो जो मोनाल है वो फीमेल है, डफिया एक मेल है, और जो मेल होता है उसके सर पे थोड़ा सा ऐसे पंखुड़ियाँ होती हैं। इनका फेवरेट फूड आलू होता है, और जिसकी वजह से बहुत क्रॉप डैमेज कर देते हैं हिल एरियाज़ में जिन्होंने आलू उगाए होते हैं। इसका जो स्टेटस है वो रेड कैटेगरी में, ICUN की रेड लिस्ट होती है एक, उसमें स्पीशीज़ को रखा जाता है, तो वहाँ पर इसकी ये रेड कैटेगरी में पाया जाता है। ना हम बात करते हैं स्टेट फ्लावर की। अगर हम स्टेट फ्लावर की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नेम क्या, सोसोरा ओवा लाटा। ये कुछ इस हाइट पे पाया जाता है, जो कि आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। एंड इसका कुछ माइथोलॉजिकल कंटेक्स्ट भी है। इसको कौलपद्म बोला गया है लोकली, और सुगंधित पुष्प भी कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में भगवान शिव को ये अर्पित किया जाता है, ठीक। देन अगर हम स्टेट एनिमल की बात करें तो हमारा स्टेट एनिमल है मस्क डियर, हिमालयन मस्क डियर, या फिर हम कस्तूरी मृग जिसको बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नाम मॉस्कस क्राइसोगोस्टर है। और ये कुछ इस एल्टीट्यूड पे पाया जाता है। एंड ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हाइट आ गई है तो वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा बर्फ़ होगी वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ कम होती हैं। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये हॉर्नलेस होते हैं, इसके सींग नहीं होते, उसकी जगह इसको 2 टस्क्स दिए गए हैं। ये जैसे हाथी के दांत होते हैं वैसे ही इसको भी 2 तरफ से ये टस्क दिए गए हैं। एंड इसका एवरेज लाइफ स्पैन होता है कुछ 25 20 ईयर्स, ओके। कस्तूरी मस्क को कस्तूरी बोलते हैं इंग्लिश में। एंड ये जो अडल्ट मेल होते हैं कस्तूरी मृग के, ये उनके जो नाभि होती है उस एरिया से इसको निकाला जाता है। एक्चुअली ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि इनके नाभि के आसपास ये बनता है और इसको निकाला जाता है हर तीसरे साल में। 30 से 35 ग्राम की मात्रा में पाया जाता है, जो कि कुछ हार्ट डिजीज़, अस्थमा जैसी बीमारियों में बहुत ही यूज़फुल होता है,
ठीक। और इसके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि एक कुछ देख लेते हैं। केदारनाथ सेंचुरी बनाई गई 1972 में। अगर आपको याद हो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसी टाइम इसके कंजर्वेशन के लिए भी केदारनाथ सेंचुरी बनाई गई थी। देन मेहरुड़ी मस्क डियर रिसर्च सेंटर, उसके रिसर्च के लिए 1977 में मेहरुड़ी मस्क डियर रिसर्च सेंटर बनाया गया। फिर 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई। एंड 1982 से पहले चमोली में कांचुला खर एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया जहाँ पे इनकी ब्रीडिंग करी जाती है। अब हम बात करेंगे स्टेट ट्री की। स्टेट ट्री हमारा बुरांस है, जिसका साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ये 1500 से 4000 मीटर की हाइट में पाया जाता है। इसका जो कलर होता है ना, वो एल्टीट्यूड पे डिपेंड होता है। अगर ये इस नीचे के एरिया में मिलेगा तो ये बहुत ही डार्क रेड होगा। अगर ये थोड़ा ऊपर मिलेगा तो इसके अंदर वाइटनेस आ जाएगी और ये पिंक हो जाएगा। अगर ये ऊपर हाइट में मिलता है तो ये वाइट कलर में मिलता है। तो ये 3 प्रकार में पाया जाता है। और इसका यूज़ ऐसा होता है कि इसका जूस निकलता है, बुरांस का जूस जिसे हम बोलते हैं लोकली, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए। और इसको प्रोटेक्टेड ट्री के अंडर में रखा गया। फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1974 के अंडर इसको प्रिजर्व भी किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और एग्जीक्यूटिव सेटअप को लेके। हमारा जो फ्रेमवर्क है, वो हमारा जो स्टेट का फ्रेमवर्क है वो स्टेट सेंटर के फ्रेमवर्क जैसा ही हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ही रन करता है स्टेट में भी। स्टेट पार्ट 6 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 6 के अंडर आता है। आर्टिकल 152 से 237 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और गवर्नर की बात करें, गवर्नर आर्टिकल 153 में आते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के और फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट गवर्नर होते हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। इसमें स्टेट के मिनिस्टर, सीएम वगैरह का रोल नहीं होता। और इनको प्रेसिडेंट 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं और वो पावर होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड है कि प्रेसिडेंट को उनको कब तक रखना है। और बाकी स्टेट की जो पॉलिटिक्स होते हैं इससे कि ताकि ये उनसे स्टेट पॉलिटिक्स से दूर रहें, इसीलिए इनको ये सारा प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 163 के अंडर आता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हैं हमारे सीएम साहब। एंड दे एडवाइज द गवर्नर एंड एक्ट एज द रियल डिसीजन मेकिंग बॉडी। स्टेट सेक्रेटरीट की बात करें तो ये हमारा कोर एडमिनिस्ट्रेटिव हब होता है, हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी एट द सेंटर, जो कि इनका काम एग्जीक्यूशन का होता है। सारी पॉलिसीज़ का एग्जीक्यूशन का काम इनका होता है। ठीक। और अगर हम डायरेक्टोरेट की बात करें, डायरेक्टोरेट को हिंदी में निदेशालय बोलते हैं। और ये होता है एग्जीक्यूटिव विंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फील्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये पॉलिसी बनाते हैं और ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेरिटोरियल टाइमलाइन के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। 1815 में ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया था गोरखास को। और उस डिफीट के बाद उन्होंने अलकनंदा का वेस्ट उन्होंने टीरी नरेश सुदर्शन शाह को दे दिया था। और ईस्ट को बना दिया था ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नरी। मतलब कि जो उत्तराखंड था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अलकनंदा को लाइन बनाई और इसके वेस्ट में दे दिया सुदर्शन शाह को और ईस्ट में खुद रख लिया और उसको नाम दे दिया कुमाऊं कमिश्नरी। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट किया गया श्रीनगर से पौड़ी। 1854 में कुमाऊं डिवीज़न का हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया नैनीताल में। एंड 1960 यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद 3 नए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए, जिनका नाम था उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। ये डिस्ट्रिक्ट्स 1960 में क्रिएट किए गए। तो अगर हम करंट स्टेटस देखें तो 2 डिवीज़न है हमारे उत्तराखंड के, एक गढ़वाल एक कुमाऊं। तो गढ़वाल में 7 ज़िले आते हैं और कुमाऊं में 6 ज़िले आते हैं और टोटल 13 ज़िले और 110 तहसील हमारे पास हैं। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू पुलिस सिस्टम की।
जिसके बारे में कि आप सब थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था 1819 में। किस लिए किया था कि ताकि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है पुलिसिंग की उसको बचा सकें। तो उन्होंने ये जो रैमसे थे, मैकडोनाल्ड रैमसे, ये उनके टेन्योर में ये लाई गई थी ये रेवेन्यू पुलिस सिस्टम। एक्चुअली ये काम कैसे करता है, देखो जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं ना, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, ये इनका रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम होता है, जैसे कि पटवारी कानून को, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये इनको पुलिसिंग ड्यूटीज़ भी दे दी गई, जैसे कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना, एफआईआर को फाइल करना, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना, ये काम भी इन्हीं ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को दे दिए गए कि ताकि इनको स्पेशली इस हिली एरिया में पुलिस के लिए फिर पुलिस का मैकेनिज़्म सेटअप ना करना पड़े, उनको सैलरी देनी पड़ेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने अपना पैसा बचाने के लिए उन्होंने इन्हीं को ये फंक्शंस दे दिए कि तुम लोग ही देखो ये वाले काम भी, जो कि अभी भी उत्तराखंड के कई एरियाज़ में ये एप्लीकेबल है। और करेंटली देखो ये एक्टिव अक्रॉस, इट इज़ करेंटली एक्टिव अक्रॉस नियर 61% लैंड एरिया ऑफ उत्तराखंड, जो प्राइमरली हिली टेरेन्स है, वहाँ पर ये अभी भी होता है। अब देखो ये रेवेन्यू पुलिस सिस्टम है ना, इसके होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं अब, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है, तो डिमांड्स बढ़ रही हैं कि इसको रिप्लेस करो सिविल पुलिस से, क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनके पास ये लैक करते हैं कहीं ना कहीं टेक्निकल एक्सपर्टीज़, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, ये क्योंकि इनका काम तो कुछ और है ना, तो इसलिए लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिस वजह से अभी इसकी डिमांड्स बढ़ रही हैं कि ये रेवेन्यू पुलिस सिस्टम हटाओ यहाँ से। अगर हम अगर हम एडवोकेट जनरल और लीगल ऑफिसर की बात करें, तो हमारे जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो आते हैं आर्टिकल 165 के अंडर, और इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और ये ऑफिस होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ द गवर्नर के अंडर, मतलब कि इनका जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका कोई रोल नहीं होता है इनके अपॉइंटमेंट या हटाने में, बल्कि गवर्नर का होता है। गवर्नर अपने प्लेजर में इनको रखते हैं, जब गवर्नर की मर्जी है गवर्नर इनको हटा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है एक्चुअली इसका, जो कि आपको ध्यान रखना है। इंडियन सिटीज़न होना चाहिए पहले तो, 10 years ऑफ जुडिशल एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, और या फिर 10 साल के लिए वो एक हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए, तभी उनको एडवोकेट जनरल बनाया जाएगा स्टेट में। राइट्स एंड लिमिटेशंस हैं इनकी कुछ, ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाउसेज बट कैन नॉट वोट। देखो वोट करने की पावर इनके पास नहीं होती, ये एक एडवोकेट जनरल हैं, तो इनका इतना तो इनका हक बनता ही है कि ये पार्लियामेंट की मीटिंग्स में जाके बैठें, देखें, बोलें, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। वोट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इलेक्शंस के थ्रू नहीं आए हुए होते, ठीक है। अब हम ओके नाउ फिनिश। ये था आज का वीडियो, एंड कल हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।